आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो की जिसने पूरी दुनिया में लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया। डार्क एक बहुत ही माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन शो है। ये ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में है, बट ये इंग्लिश डबिंग और सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसके 3 सीजन्स हैं। फर्स्ट सीजन आया था 2017 में और फाइनल सीजन आया 2020 में, और बहुत ही क्वालिटी के साथ इन्होंने ख़त्म कर दिया। शुरू के कुछ एपिसोड्स में ये स्ट्रेंजर थिंग्स टाइप का लगता है, क्योंकि इसमें भी एक टाउन होता है, कुछ बच्चे होते हैं, एक न्यूक्लियर प्लांट होता है, बट ये उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। शो की थीम टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस और क्वांटम फिजिक्स के अराउंड है, और इसको बेस्ट साइंस फिक्शन शो एवर बोला जा रहा है। इसकी स्टोरी एक स्मॉल टाउन में बेस्ड है, जहाँ पे 4 मेन फैमिलीज हैं और बहुत से कैरेक्टर्स हैं, और कैसे उनकी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब उनके टाउन में एक टाइम ट्रेवल पोर्टल खुल जाता है। अगर आपको टाइम ट्रेवल या साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है तो भाई इसको जरूर देखो। हाँ, तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये कहानी है एक छोटे से टाउन की जिसका नाम है विंडन, और यहाँ पे 4 मेन फैमिलीज हैं, कानवाल्ड, नील्सन, डॉपलर और टीडमन। स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 में, जब माइकल कॉनवाल्ड, जोनस का बाप, सुसाइड कर लेता है, और उसकी बीवी हैना, जोनस की माँ, एक टाउन के पुलिस वाले उल्रिक के साथ अपने तरीके से अफसोस कर रही होती है। उल्रिक की अपनी बीवी भी होती है, कैटरीना, और 3 बच्चे होते हैं, मैग्नस, मार्था और मिकेल। टाउन में एक बच्चा गायब हो गया होता है, और बातें हो रही होती हैं कि 33 साल पहले भी एक बच्चा गायब हुआ था, जो कि पुलिस वाले उल्रिक नील्सन का भाई था। फिर एक दिन कुछ बच्चे शाम को जंगल में कुछ बकचोदी कर रहे होते हैं, और वहाँ उल्रिक नील्सन का छोटा बेटा मिकेल गायब हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक डेड बॉडी मिलती है, बट वो मिकेल नील्सन की नहीं, जो कि 33 साल पहले एक बच्चा गायब हुआ था, मैड्स नील्सन, उसकी डेड बॉडी होती है। और दूसरी तरफ मिकेल दिखाते हैं जो कि लापता है। वो किसी गुफा से निकलता है और वो टाउन में वापस जाता है, बट उसको टाउन बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, कुछ बहुत चीज़ें बदल गई होती हैं। और वो अपने स्कूल भी जाता है, जहाँ उसको अपने माँ बाप भी मिलते हैं, बट वो लोग अभी स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली किसी तरीके से पास्ट में आ गया है। फिर ये एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे एक नर्स इसको अडॉप्ट कर लेती है, और वो अपना नाम मिकेल से चेंज करके माइकल रख लेता है। और प्रेजेंट वर्ल्ड में जोनस को एक स्ट्रेंजर मिलता है, जो इसको एक मैप देता है, जिसकी मदद से जोनस उस गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पे टाइम पोर्टल खुला हुआ है, और जोनस भी उसमें गुफा में घुस के किसी तरह पास्ट में पहुंच जाता है। और वहां जाके उसको पता लगता है कि मिकेल जो छोटा बच्चा है वही एक्चुअली में फ्यूचर में उसका बाप बनता है। टेक्निकली मिकेल जोनस का बाप है, और उल्रिक जोनस का दादा है, और उल्रिक की बेटी मार्था, जो एक्चुअली जोनस को पसंद है, वो जोनस की भुआ लगती है। एक और मिस्टीरियस सा कैरेक्टर होता है नोआ, जो एक और टाउन मेंबर हेल्गा के साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एक अपनी टाइम मशीन बना रहा होता है, और उसके लिए कुछ बच्चों को किडनैप कर रहा होता है, और ये वही बच्चे होते हैं जिनकी डेड बॉडीज मिल रही होती हैं। उल्रिक नील्सन एक दिन हेल्गा को फॉलो करते करते वो भी उस गुफा तक पहुंच जाता है, और गुफा के अंदर जाके वो राइट की जगह लेफ्ट टर्न ले लेता है, और एक्चुअली 66 साल पास्ट में चला जाता है, 1953 में। उल्रिक को पता होता है कि हेल्गा ही वो आदमी है जो बच्चों को मार रहा है। उसको पास्ट में हेल्गा का बचपन दिखाई देता है, और उसको आइडिया आता है कि अगर मैं इसको यही मार दूं तो उसका भाई और उसका बेटा की जान बच जाएगी। बट हेल्गा फिर भी बच जाता है, और हमको समझ आता है कि जो बुढ़ापे में उसके कान पे जो निशान है वो एक्चुअली उल्रिक ने ही बनाया है। बट इसके बाद उस 1953 में उल्रिक को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और वो वीर ज़ारा के शाहरुख खान की तरह 33 साल उस जेल में गुजार देता है। और वहाँ प्रेजेंट वर्ल्ड में जोनस को नोआ किडनैप कर देता है और अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम में डाल देता है, जहाँ से उसको वो स्ट्रेंजर बचाता है। और जोनस को रियलाइज होता है कि वो स्ट्रेंजर एक्चुअली खुद जोनस है, जो कि फ्यूचर से आया है। इतने में उसी रूम में एक टाइम पोर्टल खुलता है, जो कि एक्चुअली वो बेसमेंट वाला रूम होता है जहाँ पे हेल्गा अपने बचपन में है, और वो फिंगर्स टच करते हैं, जिससे दोनों 33 साल फ्यूचर में चले जाते हैं। अब जोनस पहुंच जाता है 2053 में, जहाँ पे एपोकलिप्स हो चुका है और दुनिया बर्बाद हो चुकी है, और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह वहां पे भी एक गॉड पार्टिकल ढूंढ लेता है, और उसको स्टेबलाइज करके उसमें घुस जाता है। और उसको पता लगता है कि वो अपने टाइम की जगह इस बार कुछ ज्यादा ही पास्ट में चला गया है, 1921 में, जहाँ पे वो टाइम ट्रेवल वाली टनल्स अभी तक बनी भी नहीं है। यहाँ पे इसको पता लगता है कि ये जो टनल्स वगैरह हैं ये ग्रुप ने बनाई है, जिसका नाम है सिगमुंडस, और उस ग्रुप का हेड है एक गंदी सी शक्ल का आदमी, एडम से थोड़ी देर बात करके जोनस को पता चलता है कि एडम भी एक्चुअली जोनस का ही फ्यूचर का बुढ़ापे वाला वर्जन है। और यहाँ पे एडम जोनस को बोलता है कि ये सब स्टार्ट हुआ था जब तेरे बाप ने सुसाइड किया था, तो तू एक काम कर, तू पास्ट में जा और अपने बाप को सुसाइड करने से रोक ले, तो ये सब खत्म हो जाएगा।
बट वहां जाके उसको पता लगता है कि वही था जिसने अपने बाप को सुसाइड का आइडिया दिया था, और वही था जो मिकल को भी टनल में ले गया था कि ताकि वो पास्ट में जा सके और ये सब हो सके। और इतने में एंट्री मारती है क्लॉडिया, जो कि पता नहीं कहाँ पे कहाँ टाइम ट्रेवल करते रहती है भाई, और वो आके जोनस और माइकल को बताती है कि ये एक्चुअली एडम का प्लान है और वो चाहता है कि ये साइकिल एज इट इज कंटिन्यू होता रहे। और वो जोनस को ये भी बताती है कि उसने वो दुनिया भी देखी है जहाँ पे जोनस एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ इन्होंने ऑल्टरनेट वर्ल्ड को टीज कर दिया था, क्योंकि यहाँ ये बात कर रही है कि उसने एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड देखा है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। शेलरेट जो उल्रिक नील्सन के साथ काम करती है पुलिस में, उसको ये नहीं पता होता कि उसके माँ बाप कौन है। और यहाँ पे नोआ आता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेवल करता है, और वो उसको बताता है कि एक्चुअली वो उसका बाप है। और एलिजाबेथ जो कि शेलरेट की बेटी है, उसको पता चलता है कि वही एक्चुअली उसकी माँ भी है। और वहीं पुलिस को न्यूक्लियर प्लांट के नीचे कुछ मटेरियल मिलता है जहाँ पे शेलरेट पुलिस वाली जाती है, और वो उसको खोलते हैं तो वहाँ पे एक टाइम पोर्टल बन जाता है जिसमें से उसको एलिजाबेथ दिखाई देती है फ्यूचर में, जो कि उसकी बेटी है। और ये दोनों फिंगर्स टच करते हैं और इसके साथ अपोकलिप्स हो जाता है। जोनस मार्था के साथ अपने घर में होता है और इतने में एडम आता है और मार्था को मार देता है। और यहाँ आता है सीजन 2 के एंड में एक और ट्विस्ट। एक नई मार्था आ जाती है जो हमें पता लगता है कि एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड से आई है जहाँ पे जोनस एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो इस वर्ल्ड के जोनस को अपने वर्ल्ड में ले जाती है। सो इसके बाद सीजन 3 स्टार्ट होता है जिसमें हमें पता लगता है कि 2 ऑल्टरनेट वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक का लीडर है जोनस जो कि फ्यूचर में एडम बनता है, और दूसरे वर्ल्ड की लीडर है मार्था जो कि फ्यूचर में ईवा बनती है। एडम और ईवा दोनों के वर्ल्ड्स में एक टाई या फिर एक नॉट होता है जिससे वो दोनों वर्ल्ड्स जुड़े हैं, और वो लिंक क्या है ये भी इंटरेस्टिंग है। सो एक बार एक वर्ल्ड का जोनस और दूसरे वर्ल्ड की मार्था ये कहीं मिलते हैं, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो इन 2 वर्ल्ड्स का लिंक है। और ये जो 3 क्रीपी से लोग दिखाई देते हैं बार बार, एक बच्चा, जवान और बुढ़ा, जिनके लिप्स पे कट होता है, ये एक्चुअली जोनस और मार्था का बेटा है और इन दोनों वर्ल्ड्स का लिंक है। और ये अपने अलग अलग एज के टाइम जोन से निकल के एक साथ घूमते। अब एडम को लगता है कि यही बच्चा इस सब चीज़ का ओरिजिन है, तो अगर वो इसको पैदा होने से रोक दे तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अगले टाइम साइकिल में प्रेग्नेंट मार्था को पकड़ लेता है और एपोकलिप्स के टाइम उसको मार देता है। अब उसको लगता है कि वो खुद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो जोनस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जोनस पैदा ही इसीलिए हुआ था क्योंकि मिकल टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया था। बट जब मार्था को मारने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होता तो वो सरप्राइज हो जाता है। इतने में बुड्ढी क्लॉडिया फिर से एंट्री मारती है, जो कि एक टाइम ट्रेवल एक्सपर्ट बन चुकी है, क्योंकि क्लॉडिया की बेटी होती है रेजिना, जो कि जोनस के वर्ल्ड और मार्था के वर्ल्ड दोनों में मर जाती है, इतने कुछ कैंसर से और कभी किसी से, और वो किसी तरह उसको बचाना चाहती है। तो उसको बचाने के लिए उसने टाइम ट्रेवल कर करके इतनी घिसाई होती है, और उसको पता चलता है कि एक थर्ड वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि इस सब का ओरिजिन वर्ल्ड है, और वहाँ पे उसकी बेटी जिंदा रहती है। और वो एडम को बताती है कि जो जोनस और मार्था के बच्चे को तुम ओरिजिन समझ रहे थे और सोच रहे थे कि उसको मार दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, वो एक्चुअली में ओरिजिन है ही नहीं। और वो एडम को समझाती है कि इवन अगर तुम कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश भी करते हो तो वर्ल्ड अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जो कि हमें दिखाते भी हैं कि एक वर्ल्ड में उल्रिक ने हेल्गा को बचपन में मारा होता है, दूसरे वर्ल्ड में वो थोड़ा बड़ा होकर मारता है, तो मतलब होएगा वही थोड़े अलग टाइम पे या किसी अलग तरीके से, बट जो होना है वो होके रहेगा। बट क्लॉडिया ये भी बताती है कि एक लूप होल एग्जिस्ट करता है जब ये दोनों वर्ल्ड्स और टाइम इंटरसेक्ट करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंट होता है जिसमें अगर कोई डिसीजन लो तो उसके बाद चीज़ों को बदला जा सकता है। अब एडम तो चीज़ों को बदलना चाहता है, वो ये सब कुछ ख़त्म करना चाहता है, बट वहीं क्लॉडिया उसको बताती है कि मार्था को यानी कि ईवा को ऑलरेडी इस लूप होल के बारे में पता है, बट वो फिर भी कुछ नहीं कर रही क्योंकि वो चाहती है कि ये सब ऐसे ही चलता रहे ताकि उसका बेटा जिंदा रहे। बट क्योंकि वो लूप होल वाले टाइम में 2 रियलिटीज़ बन गई होती हैं, जब मार्था एपोकलिप्स से पहले जोनस को बचाती है, एक में जोनस अपनी बेसमेंट में छुप जाता है। जिसमें जोनस बच जाता है, ये वाला जोनस तो कभी दूसरे वाले वर्ल्ड में गया ही नहीं है, इसीलिए जब वो जवान वाले जोनस से मिलती है तो उसको पता ही नहीं होता कि वो इस मार्था से कब मिला। फिर क्लॉडिया एडम को बताती है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था और इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या था। 1971 में जो क्लॉक मेकर था एचजी टाउन हाउस, उसका अपने बेटे से झगड़ा हो गया था, और गुस्से में उसका बेटा रात में बारिश में अपनी बीवी और बच्चे को लेके गाड़ी लेके बाहर चला गया था, और उसका कार एक्सीडेंट में सारे मारे गए थे। अब एचजी टाउन हाउस को इस चीज़ का गिल्ट हो जाता है, और वो इस वजह से टाइम मशीन बनाता है कि ताकि वो किसी तरह अपनी फैमिली को बचा सके। बट इस चक्कर में टाइम मशीन में कुछ मेल फंक्शन हो जाता है और एक्चुअली उसका वर्ल्ड 2 और वर्ल्ड्स में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ से वो 2 अलग अलग वर्ल्ड्स क्रिएट हुए थे। और फिर वो उसको सोल्यूशन भी बताती है कि लूप होल का जो टाइम है, जो कि इन दोनों वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करता है, एपोकलिप्स से जस्ट
पहले। उस टाइम में अगर ये कोई डिसीजन अलग ले लेते हैं तो उससे ये कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल ब्रेक हो सकता है। सो एडम खुद वापस जाता है टाइम में उस एग्जैक्ट मोमेंट पे जहाँ पे उसने एपोकलिप्स से जस्ट पहले मार्था को मारा था, और वहाँ जोनस उसको देख के हैरान हो जाता है कि अभी तो तू मार्था को मार के गया, अभी फिर से कहाँ से आ गया। और इस बार ये इसको प्लान बताता है और जोनस और मार्था मिल के ट्रैवल करते हैं जून 21, 1986 पे, जिस दिन टाइम मशीन पहली बार स्टार्ट हुई थी। और यहाँ ये वो टनल्स में वर्म होल के पास जाके वेट करते हैं, और जैसे ही ओरिजिन वर्ल्ड में टाइम मशीन पहली बार स्टार्ट होती है, एक तीसरा पोर्टल खुल जाता है जो कि ओरिजिन वर्ल्ड के लिए। और ओरिजिन के क्रिएशन के टाइम में एक अजीब सी जगह पे होते हैं जहाँ पे इनको अपना बचपन भी दिखाई देता है। और फिर ये ओरिजिन वर्ल्ड में उस दिन पे ट्रैवल करते हैं जिस दिन टाउन हाउस जिसने टाइम मशीन बनाई थी उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। और ये उसके बेटे की कार के सामने आ जाते हैं और उसको एक्सीडेंट से बचा लेते हैं और उसको कुछ बहला फुसला के घर वापस भेज देते हैं। अब इससे होता ये है कि टाउन हाउस के बेटे का एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, तो जब हुआ नहीं तो वो उसके पास टाइम मशीन बनाने का कोई रीज़न ही नहीं है, और टाइम मशीन बनी ही नहीं और 2 वर्ल्ड्स क्रिएट ही नहीं हुए, तो ओरिजिन वर्ल्ड ही कंटिन्यू करता है। अब लेकिन जोनस, मार्था और शो के और बहुत से कैरेक्टर इसलिए एग्जिस्ट करते थे क्योंकि टाइम ट्रेवल क्रिएट हुआ था और बहुत से लोगों ने पास्ट में और फ्यूचर में जाके पता नहीं क्या क्या गन मचाया था। तो जब टाइम मशीन बनी नहीं, उसमें फॉल्ट आया नहीं, वो 2 वर्ल्ड्स क्रिएट नहीं हुए और वो टाइम पोर्टल्स भी नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो सारे कैरेक्टर इस ओरिजिन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जैसे वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी हुआ था। फिर इसके बाद ओरिजिन वर्ल्ड दिखाते हैं जहाँ पे हैना, रेजिना, कैटरीना और कुछ और कैरेक्टर बचे होते हैं जो टाइम ट्रेवल पे और उन 2 वर्ल्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं होते। क्लॉडिया का मकसद भी पूरा हो गया, वो चाहती थी कि उसकी बेटी रेजिना जिंदा रहे, वो इस ओरिजिन वर्ल्ड में जिंदा रहती। और हैना यहाँ पे भी प्रेग्नेंट होती है और उसको कोई पूछता है कि तुम अपने बेटे का नाम क्या रखोगी, और वो बोलती है कि आई थिंक जोनस इज अ गुड नेम। सो एक छोटा सा हिंट था कि किसी फॉर्म में कुछ कैरेक्टर शायद इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करें। सो मेरे को ये एंडिंग काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने शो को 3 सीजन्स में क्वालिटी के साथ ख़त्म कर दिया। वो दूसरे शोज़ की तरह से बिना वजह खींचा नहीं। स्पेशली गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग पे यार बहुत मूड ख़राब हुआ था, बहुत एक्सपेक्टेशन थी उससे और बहुत डिसअपॉइंटिंग एंड था। आई होप इस वीडियो से आपके मेन डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे। कोई और कन्फ्यूजन या डाउट्स है तो मेरे को कमेंट में बता दो। आज के लिए इतना ही, बाय।